अच्छा, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। दो अकाउंट्स क्लास हो रहा है हम लोग का। एक मंडे वाला जो अकाउंट्स क्लास, वहाँ पर जो टॉपिक चल रहा है वो मंडे के मंडे हम लोग कंप्लीट करेंगे। जैसे वहाँ पर हम लोग लास्ट दिन पेटी कैश बुक पढ़ रहे थे तो उसे कंटिन्यू करेंगे। देन वहाँ पर कोई अलग चैप्टर हम लोग देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। आज का जो डेट है, मतलब फ्राइडे फ्राइडे अभी हम लोग ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला टॉपिक इसको कवर करेंगे। फिर ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर अलग टॉपिक, तो 2 दिन अलग अलग टॉपिक करेंगे जैसे हम लोग मैथ में करते हैं। तो आज हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो कि 11 में, आई थिंक 11 में ही रहता है, हर बोर्ड में 11 में रहता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, ठीक है, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा पहले। इसको समझने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेल हम लोग कितने तरीके से कर सकते हैं। सेल हम लोग कितने तरीके से कर सकते हैं, कितने तरह का सेल हो सकता है? साक्षी बताओ कि कितने तरह का सेल हो सकता है। हेलो। मैम, कंफर्म नहीं है, थोड़ा दिमाग से उतर गया, थोड़ा आप हिंट दो ना प्लीज। अच्छा, देखो, हम बता रहे, तब सुनो। कैश सेल है ना। अच्छा, मैंने सेल का स्पेलिंग जो है थोड़ा, कैश सेल और क्रेडिट सेल, ठीक है। दो तरह का सेल हम लोग कर सकते हैं बिजनेस में, एक कैश सेल और दूसरा क्रेडिट सेल। गुड इवनिंग निविड। गुड इवनिंग निविड। आवाज আসছে तो? मैम। अच्छा, तो देखो, दो तरह का सेल हो सकता है। वन इज कैश सेल एंड अनदर इज क्रेडिट सेल, ठीक है। अच्छा, कैश सेल का मतलब क्या होता है? देखो, कैश सेल का मतलब होता है इंस्टेंट पेमेंट करना। कैश सेल का मतलब क्या होता है? इंस्टेंट पेमेंट करना। इंस्टेंट पेमेंट, तभी उसे हम लोग बोलते हैं कैश सेल किए हैं, ठीक है। और क्रेडिट सेल का मतलब होता है इंस्टेंट पेमेंट तो नहीं होगा, आफ्टर सम डेज पेमेंट करेंगे, आफ्टर सम डेज, ठीक है। कुछ दिन बाद अगर हम लोग पेमेंट करें, मतलब तब तो नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट जिस दिन हम लोग उस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, तो उसे क्रेडिट सेल बोला जाता है, ठीक है। क्रेडिट सेल का पेमेंट कुछ दिन बाद ही मिलता है। लेकिन अगर क्रेडिट सेल जो है वो अगर हम लोग थोड़ा लॉन्ग पीरियड के लिए कर रहे हैं, ठीक है, तो देखो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो कैश सेल से इन्वॉल्वमेंट नहीं रखता है। क्यों नहीं रखता है? बिकॉज कैश सेल करने से हमें पेमेंट मिल गया, तो अगर पेमेंट मिल जाता है तो उस केस में हमारा जर्नल एंट्री क्या होता है? देखो, कैश टू सेल्स, ठीक है। तो मुझे डेटर का नाम याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जिसे बेचा है उससे मुझे पेमेंट मिल चुका है। बट जब क्रेडिट सेल होता है तो हम लोग एंट्री करते हैं डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो हम लोग जो डेटर यानी कस्टमर, उसको याद रखते हैं। मैंने तो यहाँ पर इन जनरल डेटर लिखा है, तुम लोग नाम लिख सकते हो जो डेटर रहेगा उसका। तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग इन जनरल जो है पेमेंट नहीं मिल रहा है तो फिर डेटर का नाम लिख रहे हैं कि हमें डेटर से पेमेंट मिलेगा कुछ दिन बाद। और जब पेमेंट मिल जाता है आफ्टर सम डेज, तो हम लोग एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो बेसिकली डेटर एंड डेटर देखो कैंसिल हो गया, कैश टू सेल ही बचता है जो कि हमारा कैश सेल का एंट्री है। तो क्योंकि हम लोग क्रेडिट सेल कर रहे हैं तो हमारा सेल 2 स्टेप्स में
एग्जीक्यूट होगा। और जब कैश सेल करते हैं तो एक स्टेप में ही वो एग्जीक्यूशन हो जाता है, मतलब प्रोडक्ट भी बेच दिया, पैसा भी मिल गया। लेकिन यहाँ पर 2 स्टेप में होता है, पहले प्रोडक्ट बेच दिए, अब पैसे के लिए वेट कर रहे हैं, कुछ दिन बाद आके हमें पैसा मिल जाएगा, दैट इज क्रेडिट सेल। ठीक है, या ये जो है ये इसको बोलते हैं ड्यू एंट्री और इसको बोलते हैं रिसिप्ट एंट्री, जो पेमेंट मिल गया। ठीक है, रिसिप्ट एंट्री, इसको बोलते हैं रिसिप्ट एंट्री। ये ड्यू एंट्री और ये रिसिप्ट एंट्री हो गया। लेकिन ये आफ्टर सम डेज जो है, ये अगर थोड़े लॉन्ग टाइम के लिए हो जाए तो देखो, क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल जो है वो अगर थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए हो रहा है, ठीक है, मतलब पेमेंट ऐसा नहीं कि 3-4 दिन बाद मिलेगा, मिनिमम 90 डेज होता है। ठीक है, मिनिमम 90 डेज का ही हम लोग किसी को क्रेडिट देते हैं, उससे ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, ये रूल्स है। तो 90 डेज, देखो वैसे अपना ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी कर सकता है अपने हिसाब से, वो अलग बात है, लेकिन हम लोग को तो पता है ना कि डेटर क्रेडिटर ये सब जो है पूरे अकाउंटिंग पीरियड में अलग अलग होता है। मतलब करेंट एसेट हो गया ना डेटर, ठीक है, तो कस्टमर से पैसा मैंने मान लो 2021 में सेल किया, तो इसका पैसा क्या हम 2025 में लेंगे? ये थोड़ी ना पॉसिबल है, तो कैसे बिजनेस करेंगे? तो मिनिमम जो टाइम पीरियड होता है ना 90 डेज, यानी 3 मंथ्स के लिए हम लोग किसी को क्रेडिट सेल कर सकते हैं, जो कि एक लॉन्ग टाइम हो गया। अब इसमें क्या होगा, जो डेटर है अगर वो गुड डेटर ना हो तो वो हमारा पैसा जो है वो पैसा हमारा मार सकता है। मतलब पैसा लेके भाग गया, पैसा लेके भागा मतलब क्या, प्रोडक्ट ले लिया पैसा नहीं दिया, मतलब फ्रॉड कर सकता है, फ्रॉड्यूलेंट कर सकता है। तो इस फ्रॉड्यूलेंट से बचने के लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कंसेप्ट आया है। इस फ्रॉड्यूलेंट से बचने के लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कंसेप्ट आया है। अब ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज है क्या? बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, अगर हम लोग कोई क्रेडिट सेल कर रहे हैं लॉन्ग टाइम के लिए तो हम लोग एक बिल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, बिल ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक बिल ड्रॉ किया जाएगा। ये बिल किसके ऊपर ड्रॉ किया जाएगा? अब देखो किसको पेमेंट मिलेगा, जो बेच रहा है। अगर लॉस किसी का होगा तो वो सेलर का होगा। ठीक है, लॉस किसी का होगा वो सेलर का होगा। ऑब्वियसली जिसने खरीदा है उसका थोड़ी ना लॉस होगा, जिसने खरीदा है उसका क्या कंसेप्ट हो रहा है, देखो जिसने खरीद लिया है वो क्या करेगा, वो अगर पैसा नहीं देता है तो उसके पास तो प्रोडक्ट आ गया। सपोज कि मेरा मोबाइल का दुकान है, मैंने मोबाइल बेच दिया किसी को, अब वो पैसा लेके भाग गया, तो मतलब मोबाइल लेके मेरा भाग गया, पैसा नहीं दिया, तो इसमें लॉस तो मेरा है। तो बिल्स ड्रॉ करने का लाइबिलिटी मतलब चिंता, जो टेंशन है वो मुझे रहेगा, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट तो बेच दिया भाई, पैसा नहीं मिला। तो बिल्स मुझे ड्रॉ करना है उस कस्टमर के ऊपर जिसने बहुत ज्यादा टाइम लिया है क्रेडिट सेल, मतलब क्रेडिट पेमेंट करने का। ठीक है, पेमेंट करने का टाइम बहुत ज्यादा ले रहा है, उसको हम बोलेंगे देखो सब मतलब कस्टमर वगैरह सब तो ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं एक लीगल एग्रीमेंट कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि तसल्ली रहेगा कि अगर आप कभी भी डिफॉल्ट होते हो या फिर फ्रॉडुलेंट वाला कोई एक्टिविटीज आपसे मुझे मिलता है तो हम इस पे लीगल एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो बिल्स ड्रॉ करेगा कौन? ड्रॉ करेगा सेलर। बिल्स कौन ड्रॉ करेगा? सेलर। और किसके ऊपर ड्रॉ होगा? जो बायर है। ठीक है, किसके ऊपर ड्रॉ होगा? बायर के ऊपर ड्रॉ होगा। तो कैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कंसेप्ट आया वो स्टोरी मैंने कहा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कंसेप्ट तब आता है जब हम लोग लॉन्ग टाइम के लिए क्रेडिट सेल करते हैं और हमें अपने कस्टमर पे अगर डाउट हो जाए, ठीक है, मतलब डाउट हो ना हो, आज के डेट पे कौन सही है, कौन ऑनेस्ट है, कौन डिसऑनेस्ट है, कैसे पता चलेगा? वैसे तो पता नहीं चलता है ना, तभी तो इतना लीगल कार्रवाई होता है हर चीज पे, क्योंकि इंसान इतना गलत काम कर रहा है कि फिर हर चीज के लिए हमें क्या चाहिए? आप साइन कर दो, आप पेपर बनवा लो, तभी सबको विश्वास है, क्योंकि सब जो है किसी ना किसी तरह से डिसऑनेस्ट काम करने के लिए रेडी है। इसीलिए इतना सब कंसेप्ट आता है। जो भी हो, हमें पढ़ना तो है इसको। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज इसीलिए आया है ताकि जो कस्टमर है क्रेडिट परचेज करने के बाद पैसा यानी प्रोडक्ट लेके भाग ना जाए, पेमेंट ना करके चल ना जाए, और अगर चले भी जाए तो उस पर अगर हम लोग कोई लीगल एक्शन ले पाए। दैट्स वाई बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो ड्रॉ किया जाता है। बिल्स कौन ड्रॉ करेगा? जिसको टेंशन है। किसको टेंशन है? जो सेलर है, क्योंकि उसने अपना प्रोडक्ट दे दिया, पैसा नहीं लिया, तो टेंशन उसी को होगा। तो बिल्स ड्रॉ कौन करेगा? सेलर। किसके ऊपर ड्रॉ करेगा? बायर के ऊपर। किसके ऊपर ड्रॉ करेगा? बायर के ऊपर। तो जो ड्रॉ करता है उसे हम लोग बोलते हैं ड्रॉयर। जो ड्रॉ करता है उसे हम लोग बोलते हैं ड्रॉयर, और जिसपे बिल्स ड्रॉ होता है उसे हम लोग बोलते हैं ड्रॉई। ठीक है, जिसपे बिल्स ड्रॉ होता है उसे हम लोग बोलते हैं ड्रॉई। अब इसमें क्या होगा,
एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज अभी दिखाते हैं तुम लोगों को कैसे देखने में होता है। ये देखो यहाँ पर दिखा देते पहले कैसे देखने में होता है। देखो ये देखो एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज का यहाँ पर एक स्पेसिमेन है। देखो दिखाते कैसे होता है। अभी तक मैंने जो भी कहा तुम लोग उसको रिलेट कर लो कि ये देखो स्पेसिमेन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। द यूजुअल फॉर्म ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज गिवन बिलो। नॉर्मली ऐसे एक पेपर होता है, क्या लिखा हुआ है देखो, भारत तुलसियन सेल्स गुड्स टू राहुल तुलसियन। भारत तुलसियन ने राहुल तुलसियन को बेचा है 50,000 का कुछ गुड्स बेचा है, टू बी पेड 3 months आफ्टर डेट, एंड बाइज गुड्स फ्रॉम रजत तुलसियन फॉर 50,000 ऑन सिमिलर टर्म। मतलब भरत तुलसियन जो है उसने राहुल तुलसियन को बेचा है 50,000 का गुड्स बेचा है और टू बी पेड 3 months आफ्टर डेट, मतलब जिस दिन खरीदा है उसके बाद से 3 महीने बाद पेमेंट मिलेगा। ठीक है, जिस दिन बेचा है उसके बाद 3 दिन। तो भरत तुलसियन ने, ये देखो भारत, हाँ भारत ने बेचा है किसको, राहुल को। ठीक है, कितने का, 50,000 का। और कब पेमेंट मिलेगा राहुल से, आफ्टर 3 months। राहुल ने बताया हम 3 months बाद पेमेंट कर देंगे। और ये खुद गुड्स खरीदा है किससे, रजत तुलसियान से, वो भी 50,000 का ऑफ सिमिलर टर्म। मतलब इसने भी रजत तुलसियान को कहा कि हम 3 महीने बाद पे कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3 पार्टी है, तीनों में कस्टमर और मतलब सेलर का रिलेशन है। भारत और राहुल में भारत सेलर है और राहुल जो है वो कस्टमर है, और रजत और भारत में रजत सेलर है और भारत जो है वो कस्टमर है। इफ भारत तुलसियान डायरेक्ट्स राहुल तुलसियान टू पे द सम ऑफ 50,000 टू रजत तुलसियान, दिस ऑर्डर विल बी ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मतलब ऐसा भी हो सकता है देखो कि भारत तुलसियान डायरेक्ट्स राहुल तुलसियान टू पे द सम ऑफ 50,000 टू रजत तुलसियान एंड दिस ऑर्डर विल बी ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर और एक टर्म आ जाएगा दैट इज एंडोर्समेंट। तो पहले ये एंडोर्समेंट समझा देते हैं क्या है। यहां पर 3 पार्टी है, देखो इतना कुछ तो बोला है हम लोग, देखो किस तरह से समझते इस पॉइंट को। देखो 3 पार्टी है, सपोज ये है भारत तुलसियान, ये है राहुल तुलसियान और ये है रजत तुलसियान। अब हुआ क्या है इन लोगों में ट्रांजैक्शन, देखो भारत तुलसियान ने ये देखा दिया मैंने सेल किया है किसको, राहुल तुलसियान को। इसका मतलब भारत तुलसियान राहुल के रेस्पेक्ट में कौन हो जाएगा, सेलर इस कंडीशन में, और राहुल तुलसियान हो गए बायर। ठीक है, और कितने का सेल किया है, 50,000 का गुड सेल किया है। अच्छा, भारत और रजत तुलसियान में अगर रिलेशन देखो, इसका कलर चेंज कर देते हैं। देखो तो रजत तुलसियान ने सेल किया है, ठीक है, कितने का, 50,000 का। तो उस केस में रजत तुलसियान कौन है, सेलर हो गए, और भारत तुलसियान कौन हो जाएंगे, बायर। तो मैंने देखो रेड वाले जो कलर है उससे रजत और भारत के अंदर का रिलेशन मैंने बताया। ठीक है, तो ये सेलर और ये बायर। ठीक है, अब क्या हो रहा है देखो, भारत तुलसियान राहुल तुलसियान पे बिल ड्रॉ करेगा, क्योंकि अभी मैंने कहा दिमाग किसका ज्यादा टेंशन में चलेगा, जिसने अपना प्रोडक्ट तो बेच दिया पैसा नहीं लिया। अब टेंशन किसको है, भारत तुलसियान को है कि राहुल अगर मेरा पैसा ना दे तो राहुल को उसने कहा कि हम तुम पे एक बिल्स ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो अब देखो भारत तुलसियान क्या बन जाएगा, राहुल तुलसियान के रेस्पेक्ट में अगर देखो तो ये बन गया ड्रॉयर, ये बन गया ड्रॉयर इस केस में। ठीक है, और राहुल तुलसियान जिसके ऊपर बिल्स ड्रॉ हुआ ये बन गए ड्रॉई। ठीक है, जिसके ऊपर बिल्स ड्रॉ होता है वो ड्रॉई बन गए। कितने का बिल्स ड्रॉ हुआ, 50,000 का। कितने दिन के लिए, ये देखो बिल्स जो ड्रॉ हुआ है, बिल्स ड्रॉन फॉर 3 months, क्योंकि अभी मैंने तुम लोग को दिखाया उसमें 3 महीने बाद पेमेंट का बात हुआ है। ठीक है, और रजत और भारत में इन दोनों में क्या कंडीशन हुआ है, इन दोनों में कुछ इस तरह से कंडीशन हुआ होगा, इसको हम ग्रीन से लिखते हैं। देखो ये भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज इनमें ड्रॉ हुआ होगा, बिल्स ड्रॉन फॉर 3 months, 3 महीने के लिए, मतलब 3 महीने बाद पैसा दे दिया जाएगा। ठीक है, और इन दोनों के केस में रजत तुलसियान हो जाएंगे ड्रॉयर और भारत तुलसियान हो जाएंगे ड्रॉई। ठीक है, अब
हमारा जो कंडीशन है, क्वेश्चन जो वहां पर इलेबोरेशन था वहां पर क्या बोल रहा है, इसका मतलब देखो 3 महीने बाद राहुल तुलसियान भारत तुलसियान को 50,000 पेमेंट करेंगे, ठीक है, और जिसका प्रूफ कहां पर लिखा हुआ है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। सिमिलरली 3 मंथ्स बाद भारत तुलसियान को रजत तुलसियान को 50,000 पेमेंट करना पड़ेगा। ये था मेरा कंडीशन। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि भारत तुलसियान सेल्स गुड्स टू रजत तुलसियान 50,000 टू बी पेड आफ्टर 3 मंथ्स, ठीक है, और यहाँ पर फिर से रजत तुलसियान फॉर 50,000 ऑन सिमिलर टर्म। इफ भारत तुलसियान डायरेक्ट राहुल तुलसियान, भारत तुलसियान ये राहुल तुलसियान को क्या बोल रहा है, देखो ये जो है ये इनको क्या बोल रहे हैं, ये इनको बोल रहे हैं, देखो क्या बोल रहे हैं कि टू पे द सम ऑफ 50,000 टू रजत तुलसियान। बोल रहे कि मुझे 50,000 मत दो, ठीक है, मैंने तुम पे बिल ड्रॉ किया है, पर तुम मुझे 50,000 मत दो। राहुल को बोला जा रहा है तुम रजत को 50,000 दे दो। कौन बोल रहा है, ये, ठीक है, भारत तुलसियान बोल रहे हैं राहुल को कि आप मुझे ना दे के रजत तुलसियान को पेमेंट कर दो, ठीक है, रजत तुलसियान को पेमेंट कर दो। तो दिस ऑर्डर विल बी ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो ये जो ऑर्डर इनको दिया गया, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज हम लोग मानेंगे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज इन पे ड्रॉ हुआ था और राहुल तुलसियान को ऑर्डर दिया गया कि आप रजत तुलसियान को वो पेमेंट कर दो, ठीक है, वो पेमेंट कर दो। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि देयर विल बी ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो ये जो ऑर्डर है, इन्होंने जो ऑर्डर दिया, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू से ही दिया। यहाँ पर तो ये एक एग्जांपल था जिसको मैंने तुम लोग को यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाया कि ये क्या हो रहा है। तो यहाँ पर एक पार्टी ड्रॉयर, दूसरा ड्रॉई, फिर इन दोनों के ट्रांजैक्शन में एक पार्टी ड्रॉयर और दूसरा पार्टी क्या हो गया, ड्रॉई हो गया, ठीक है। ड्रॉयर ड्रॉई का इस तरह से रिलेशन हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो स्पेसिमेन कॉपी, देखो क्या लिखा हुआ है, स्पेसिमेन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये देखो ड्रॉयर और ड्रॉई ऐसे लिखा हुआ रहेगा, ये एक स्टाम्प लगता है, ठीक है। यहाँ पर ये पेई, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ₹50,000 ओनली। पेई और पेयर क्या होता है, देखो पेयर मतलब ये भी बता देते हैं, दो पार्टी और भी होता है, पेयर एंड पेई भी बोल सकते हैं। पेयर मतलब जो पेमेंट करेगा, पेयर, ये पेयर है, ठीक है। पेई मतलब जिसको पैसा मिलेगा, पेयर मतलब जो पेमेंट करेगा, पेई का मतलब जिसको पैसा मिलेगा। तो पहले राहुल किसको पेमेंट करने वाला था, भारत तुलसियान को, तो पेई कौन था, भारत तुलसियान, ठीक है। लेकिन क्योंकि इन्होंने डायरेक्शन दिया है राहुल तुलसियान को आप पेमेंट कर दो रजत को, तो अभी पेई कौन हो जाएगा, अभी पेई हो जाएगा रजत तुलसियान। तो पेयर और पेई का ये सिस्टम होता है। पेयर मीन्स जो पे करेगा, पेई मीन्स जिसको पेमेंट मिलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3 months आफ्टर डेट पे टू रजत तुलसियान और ऑर्डर टू द सम ऑफ ₹50,000 फॉर वैल्यू रिसीव्ड। एक्सेप्टेड, कौन एक्सेप्ट कर रहे, राहुल तुलसियान। राहुल तुलसियान ने एक्सेप्ट किया है कि वो ये पैसा रजत तुलसियान को पेमेंट कर देगा, यही चीज लिखा हुआ है। अब यहाँ पर एड्रेस वगैरह लिखा हुआ है। तो ये एक स्पेसिमेन कॉपी हो गया। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज का बेनिफिट क्या है, जैसे कि मैंने कहा कि कोई मेरा पेमेंट लेके भाग नहीं सकता, अगर भागेगा तो हम उसके ऊपर लीगल कार्रवाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, एविडेंस ऑफ इनडेप्टनेस, ठीक है, इट एक्ट एज एन एविडेंस ऑफ indebtedness since it is a written and signed acknowledgement of debt। क्योंकि हमारे पास रिटर्न और साइंड एक्नॉलेजमेंट रहेगा। साइन का बात कब आ रहा है, देखो ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साइन का बात क्यों आ रहा है। जैसे ही बिल्स ड्रॉ किया जाएगा ना, तो बिल्स को एक्सेप्ट करना पड़ता है। जैसे अगर कहीं पर भी रेंट का एग्रीमेंट हो, क्योंकि मैंने मतलब रेंट में हम रहते हैं, और इसके पहले भी मैंने बहुत बार चेंजेस जो किया है पढ़ाई लिखाई के टाइम पे, जब कोलकाता आए तो रेंट के वजह से मतलब जो एग्रीमेंट होता है वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है किस तरह से एग्रीमेंट होता है। वहां पर एक एग्रीमेंट पेपर होता है जहां पर जिस लैंडलॉर्ड के साथ एग्रीमेंट होता है, मेरा साइन चाहिए, जो रूम ले रहा है उसको एक साइन करना पड़ेगा, जिस लैंडलॉर्ड के साथ एग्रीमेंट हो रहा है उनको भी साइन करना पड़ेगा। मीन्स एक्सेप्टेंस, कि उन्होंने मुझे एक डीड बना के दिया कि आप मेरे ये रूम को यूज करो, मुझे साइन करके एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वहां पर जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखा हुआ है और एक विटनेस भी चाहिए होता है, ठीक है। उसी तरह से बिल्स ऑफ एक्सचेंज, देखो सिर्फ ये बिल्स ड्रॉ कर लिए तो क्या फायदा, राहुल उस पे साइन करेगा तभी तो प्रूफ होगा कि हाँ राहुल ने ये बात माना है, क्योंकि जब तक खुद का साइन नहीं रहता है उस पेपर का कोई वैल्यूएशन नहीं रहता है। तो राहुल को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में और एक टर्म आता है एक्सेप्टेंस। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, एक्सेप्टेंस टर्म आता है, और एक जन होता है एक्सेप्टर, एक जन होता है एक्सेप्टी। जैसे कि राहुल तुलसियान यहाँ पर क्या हो जाएंगे, एक्सेप्टर मतलब जो एक्सेप्ट कर रहे हैं जो भी वहां लिखा हुआ है, और एक्सेप्टी यानी जो ड्रॉ कर रहे हैं, एक्सेप्टी, ठीक है। और इन दोनों के केस में ये हो जाएंगे एक्सेप्टर और ये हो जाएंगे एक्सेप्टी, ठीक है।
चेंज हो जाएगा ये वाला पॉइंट। तो कितना सारा टर्म पढ़ा हम लोगों ने, देखो यहाँ पर एक बार नोट डाउन करवा देते। ड्रॉयर पढ़ा, जो बिल्स ड्रॉ करते हैं। ड्रॉई, जो बिल को एक्सेप्ट करते हैं, और जो एक्सेप्ट करते हैं वो एक्सेप्टर, ठीक है। और जो मतलब बिल ड्रॉ करते हैं उसे बोला जाता है एक्सेप्टी, ठीक है। जो पे करते हैं पेमेंट, उन्हें बोला जाता है पेयर। जिनको पेमेंट किया जाता है उन्हें बोला जाएगा पे, ठीक है। तो इतना सारा टर्मिनोलॉजी अभी तक हम लोगों ने देखा यहाँ पर। अच्छा, नेक्स्ट देखो, इसीलिए बोला जा रहा है कि ये एक एविडेंस होगा, ठीक है, इनडेप्टनेस का, सिंस इट इज अ रिटन एंड साइंड एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट। तो इससे क्या होगा हमारे पास, क्योंकि साइन क्या हुआ रहेगा, तो यहाँ पर एग्जांपल के हिसाब से राहुल चाहे तो वो फिर लीगल स्टेप नहीं ले पाएंगे, ठीक है। मतलब अगर ये भारत तुलसियान अगर चाहे तो लीगल स्टेप ले सकते हैं राहुल के अगेंस्ट में, जिसमें राहुल ना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने खुद साइन किया है कि हाँ हम ये पैसा रजत तुलसियान को दे देंगे। तो ये एक इनडेप्टनेस के लिए काम कर सकता है। सोर्स ऑफ फाइनेंस, सोर्स ऑफ फाइनेंस क्यों, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज आगे हम लोग पढ़ेंगे। जैसे मैंने कहा कि 3 मंथ्स के लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ हुआ है, लेकिन इसके मिडिल में अगर पैसे का जरूरत हो किसी को, जैसे मान लो हम ये 2 पार्टी लेते हैं, फिलहाल के लिए ये पार्टी एक बार छोड़ते, ये 2 पार्टी को लेते हैं, भारत और राहुल। और राहुल ने बोला है 3 मंथ बाद पैसा दे देंगे, लेकिन बिफोर 3 मंथ्स अगर इनको पैसे का बहुत ज्यादा जरूरत हो जाए तो ये क्या कर सकते हैं, ये बिल को लेके जा सकते हैं बैंक के पास, ठीक है। बैंक के पास जाएंगे और बैंक को बोलेंगे, बैंक देखो मैंने इन पे बिल ड्रॉ किया था, ये तो 3 महीने बाद ही हमें पैसा देंगे, ऐसे ही इन्होंने साइन किया था और मैंने भी माल दिया था, बट मुझे अभी बहुत पैसे का जरूरत है, आप इस बिल्स को रख लो और मुझे कुछ पेमेंट दे दो इसके अगेंस्ट में। जैसे देखो ये बिल बना हुआ था 50,000 का, ठीक है। अब ये भारत तुलसियान बैंक के पास चले गए ये बिल ड्रॉ के 1 महीने बाद ही, कि हम वेट नहीं कर सकते, मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है पैसे का, आप मुझे हेल्प करो। तो बैंक क्या बोलेगा, ठीक है हम हेल्प कर देंगे, आप ये बिल को मेरे पास रख दो, आप बिल का जो होल्डिंग है वो छोड़ दो, ठीक है। बिल को होल्ड आप कर रखे हो, आप बिल को छोड़ दो, हम आपको 50,000 तो नहीं देंगे क्योंकि हम आपका हेल्प कर रहे हैं, तो हम कुछ इसमें डिस्काउंट काट लेंगे और हम आपको 49,000 दे देंगे, ठीक है। आपको मंजूर है, तो इसको बोलना ही पड़ेगा, हाँ अगर जरूरत है तो हाँ बोलना पड़ेगा, क्योंकि बैंक हेल्प कर रहा है ना, तो बैंक अपना कमीशन काटेगा। तो बैंक ने 1,000 रुपए काट लिए और 49,000 दे दिया। अब होगा क्या, अब जब आफ्टर 2 मंथ्स, क्योंकि 1 मंथ तो ये होल्ड करके रखे ही थे, 2 महीने बाद राहुल तुलसियन को पेमेंट करना पड़ेगा इस बिल्स के अगेंस्ट में, तब भरत तुलसियन उन्हें बोलेंगे कि आप इस ये बैंक वाले को पेमेंट कर दो, क्योंकि मैंने बिल बैंक में जमा कर दिया है, ठीक है। तो राहुल तुलसियन क्या करेंगे, बैंक वाले को वो पेमेंट कर देंगे। और अगर राहुल तुलसियन फेलियर हो जाते हैं बैंक को पेमेंट करने में, तो बैंक फिर भारत तुलसियन के पास जाएगा और बोलेगा 50,000 मेरा वापस करो। 49 ले लेगा, बोलेगा 50,000 वापस करो, मैंने तो तुम्हें तुम्हारे बुरे वक्त में हेल्प किया था और वो मेरा कमीशन था, मैंने तुमसे 1,000 काटा, अब तुमने बोला इस बिल्स के अगेंस्ट में पैसा मिल जाएगा, तुमने मुझे बिल्स दे दिया जहां पर लिखा हुआ था राहुल मुझे पेमेंट करेगा। अब राहुल अगर मुझे पेमेंट नहीं कर रहा है तो इसमें मेरा क्या गलती है, आप मुझे पेमेंट दो, हम क्यों लॉस खाएं, हम तो लॉस नहीं बियर करेंगे। तो फिर भारत तुलसियन को ये पेमेंट बैंक को करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कैसे हुआ, देखो अगर पैसे का जरूरत है तो हम लोग बैंक में जाके तुरंत ये पैसा जो है मतलब उसको इन कैश करवा सकते हैं, ठीक है, इन कैश करवा सकते हैं। वो तो एक मतलब रिटन डॉक्यूमेंट होता है, वो बैंक में रखोगे तो बैंक पेमेंट कर देगा, जस्ट लाइक चेक की तरह, ठीक है। तो ये सोर्स ऑफ फाइनेंस हो गया। नेक्स्ट देखो मीन्स ऑफ रेमिटेंस, ठीक है। हम लोग चाहे तो रेमिटेंस, देखो यहाँ पर जो स्टोरी था यहाँ पर रेमिटेंस तुम लोग को पता चलेगा। देखो रेमिटेंस ही हुआ ना, भारत तुलसियन को पैसा देना था रजत तुलसियन को, लेकिन रजत तुलसियन को डायरेक्टली ना देके राहुल तुलसियन को बोल दिया कि भाई तुम रजत को पेमेंट कर दो, दैट इज द रेमिटेंस। इसने अपना रेमिटेंस कैसे किया, थ्रू बिल्स ऑफ एक्सचेंज कर दिया, कि राहुल को बोला आप पैसा मुझे ना देके रजत को दे दो, दैट इज द रेमिटेंस। तो यहाँ पर रेमिटेंस का मतलब ये हुआ, इट एक्ट एज अ मीन्स ऑफ रेमिटेंस सिंस मनी कैन बी ट्रांसफर्ड इजीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय मीन्स ऑफ ए बिल, ठीक है। डिवाइस ऑफ डिस्चार्जिंग ए डेप्ट, हम लोग क्योंकि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इट एक्ट एज अ डिवाइस ऑफ डिस्चार्जिंग ए डेप्ट सिंस इट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इसको हम लोग अपना डेप्ट, मतलब जैसे राहुल तुलसियान का डेप्ट कितना है 50,000, इन्हें 50,000 पेमेंट करना पड़ेगा, तो ये बिल्स के थ्रू से ये पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको बोलेंगे डिवाइस ऑफ डिस्चार्जिंग डेप्ट।
अच्छा, अब थोड़ा सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में आगे देखते हैं। देखो यहाँ पर देखो क्या क्या पार्टीज इन्वॉल्व रहते हैं। ड्रॉयर, ड्रॉयर मतलब द पर्सन हु ड्रॉज द बिल इज कॉल्ड ड्रॉयर। इन अदर वर्ड ही इज द पर्सन हु ग्रांट्स क्रेडिट, मतलब जो उधार देते हैं वही बिल्स ड्रॉ करते हैं और उन्हें ड्रॉयर बोला जाता है। ये सब मैंने तुम लोग को पहले ही बताया। ड्रॉई, the person on whom the bill is drawn for its acceptance by him is called drawee। तो द पर्सन ऑन हुम द बिल इज ड्रॉन, जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया जाएगा, फॉर इट्स एक्सेप्टेंस, और जो इसे एक्सेप्ट करेंगे उसी को बोला जाएगा ड्रॉई। इन अदर वर्ड ही इज द पर्सन टू हुम द क्रेडिट इज ग्रांटेड, जिनको उधार दिया जाता है और जो उधार देते हैं वो बिल्स ड्रॉ करते हैं, उनको ड्रॉयर बोला जाएगा। पेई, पेई मतलब जिसको पेमेंट मिलेगा, द पर्सन इन whose favor the bill is drawn is called payee। the payee may be third party on the drawer or the drawer himself। इसका मतलब समझो, पेई जो है वो थर्ड पार्टी भी हो सकता है या फिर ड्रॉयर भी हो सकता है। अगर राहुल तुलसियन भारत तुलसियन को पेमेंट करते तो पेई भारत तुलसियन रहते, क्योंकि इन्होंने ही खुद बोला कि नहीं रजत को पे कर दो, तो पेई कौन हो गए, रजत हो गए। लेकिन राहुल और भरत में तो ट्रांजैक्शन हुआ था, राहुल और रजत में तो हुआ नहीं था, लेकिन भारत ने बोला कि रजत को पे कर दो तो उन्होंने पे कर दिया, तो इस वजह से ये पेई नहीं रहे, ये पेई हो गए। तो पेई जो है वो ड्रॉयर खुद भी हो सकता है या फिर वो पार्टी कोई थर्ड पार्टी अगर इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है तो वो हो सकता है। जैसे ये थर्ड पार्टी हो गए, इन दोनों के एग्रीमेंट में ये थर्ड पार्टी हो गए, और ये दोनों के एग्रीमेंट में ये थर्ड पार्टी, ये पेयर है। ये तो पेयर किसी भी हालत में, राहुल को तो पे करना ही है, चाहे भारत को करे चाहे रजत को करे, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। इसको तो 50,000 पे करना ही है। भारत ने बोल दिया मुझे मत दो, इसको दे दो, तो इसको दे देंगे। अच्छा, उसके बाद देखो ये तीन टर्म्स मैंने बताया। नेक्स्ट यहाँ पर देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, ये थोड़ा सा देख लो। ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर इन राइटिंग, राइटिंग तो होगा ही, मैंने दिखाया एक स्पेसिमेन कॉपी भी किस तरह से लिखना चाहिए। बाय क्रेडिटर टू द डेटर टू पे ऑन डिमांड। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, एक अनकंडीशनल ऑर्डर है, मतलब जहां पर कोई कंडीशन नहीं होगा पे करने के लिए। ठीक है, कंडीशन बस एक ही है कि मैंने कुछ खरीदा है, अगर मैंने उधार में खरीदा है और मैंने कहा है कि हम कुछ दिन बाद पेमेंट कर देंगे, तो बस उतना ही कंडीशन है, बाकी यहाँ पर कोई कंडीशन इंपोज नहीं कर सकते हैं। सिर्फ सेल परचेज के वजह से ही पेमेंट करना पड़ता है, और ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। और कौन किसको देता है, क्रेडिटर, मतलब जो बेच रहा है, किसको देगा, डेटर को। और पेमेंट कैसे करना है, टू पे ऑन डिमांड और एट ए फिक्स्ड और डिटर्मिनेबल फ्यूचर टाइम। तो कब देना पड़ेगा, एक फिक्स डेट रख सकते हैं कि भाई इतने दिन बाद दे दो, या फिर एक फ्यूचर टाइम जैसे 2 मंथ्स बाद दे दो। ए सर्टेन सम ऑफ मनी, एक निश्चित पैसा जो वहां पर लिखा हुआ रहेगा, जैसे अभी स्पेसिमेन कॉपी में हम लोगों ने देखा था 50,000, तो एक सर्टेन सम ऑफ मनी, ऐसा नहीं कि कुछ भी पेमेंट कर दो, अराउंड 2,000 ऐसे नहीं लिख सकते, अराउंड वगैरह नहीं होगा, अप्रॉक्स वगैरह नहीं होगा, सर्टेनली लिखना पड़ेगा कि इतना पेमेंट करना है। टू और टू द ऑर्डर ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन और टू द बियरर, किसको पेमेंट करना पड़ेगा, जिस स्पेसिफाइड पर्सन का नाम वहां पर लिखा हुआ रहेगा, या फिर बियरर, बियरर मतलब जो वो बिल्स को बियर कर रहा है, मतलब लेके घूम रहा है। बिल्स किसके पास रहेगा पता है, अगर ये हम लोग राहुल को दे देंगे तो राहुल बिल्स अगर लेके भाग गया तो प्रूफ क्या है, एक्चुअली राहुल से साइन करवा लिया जाता है और भारत तुलसियन वो बिल अपने पास रख लेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रूफ इनके पास रहना ज्यादा जरूरी है, तो इसीलिए बोल रहा है बियरर, बियरर मतलब जो उसे बियर करते हुए चल रहा है, दैट इज द बियरर कंसेप्ट। अच्छा, अब यहाँ पर देखो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहाँ से आया हुआ है, इस पे एक एक्ट ही है। ठीक है, 1881, ठीक है, सेक्शन 5 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, वहां पर क्या बोला गया है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में। ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर। ठीक है, ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक इंस्ट्रूमेंट माना गया है जो कि लिखित होना चाहिए, इन राइटिंग, जहां पर क्या क्या रहेगा, अनकंडीशनल ऑर्डर रहेगा जो कि साइन किया जाएगा बाय द मेकर, मेकर मतलब जो बना रहे हैं। ठीक है, वो भी साइन करेंगे, जो एक्सेप्टर है उन्हें भी करना पड़ता है। डायरेक्टिंग ए सर्टेन पर्सन टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी, वहां पर क्या डायरेक्ट रहेगा, मतलब क्या लिखा हुआ रहेगा, ये लिखा हुआ रहेगा किसी एक सर्टेन पर्सन के बारे में कि उनको पे करना है कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ द सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। किसको पे करना है, जिसका नाम वहां पर लिखा हुआ है, और या फिर जो ऑर्डर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर देखो ये बिल का अगर हम लोग देखें,
ये बिल का अगर हम लोग देखें तो इसमें किसका नाम लिखा हुआ होगा, भारत तुलसियान का नाम लिखा हुआ, उनको पेमेंट करना है। लेकिन अगर भारत तुलसियान ऑर्डर दे रहा है कि रजत तुलसियान को पे कर दो, तो उनको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो पे किसी को भी कर सकते हैं, अगर किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है उसको, ये देखो, या फिर जो बियरर है उसको, और द ऑर्डर ऑफ द सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो ये हो गया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है उसके बारे में क्या बताया गया है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में। अब यहाँ पर देखो, जो मेन मेन पॉइंट तुम लोग को थोड़ा बहुत समझना है, याद भी रख सकते हो, कभी कभार आ जाए एमसीक्यूज में। देखो क्या हम लोग को जिस्ट मिला, एक रिटन अनकंडीशनल ऑर्डर है, पहला बात, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और इट इज ड्रॉन एंड साइंड बाय द पर्सन हु ग्रांट्स क्रेडिट और बाय द क्रेडिटर। तो साइन और ड्रॉ कौन करेगा, क्रेडिटर करेगा। एड्रेस टू द पर्सन, किसके बारे में लिखा हुआ रहेगा, जिसको क्रेडिट दिया जा रहा है, यानी डेटर। द अमाउंट इज पेएबल ऑन डिमांड और एट ए फिक्स्ड डिटर्मिनेबल फ्यूचर टाइम। मतलब या तो डिमांड में बोल सकते हैं, मतलब मुझे फोन करके बोल दिए कि आज मुझे पेमेंट दे के जाओ, दैट इज डिमांड, ठीक है। या फिर एक फिक्स्ड डेट हो सकता है, जैसे आज अगर 7 तारीख है तो हम बोल दिए कि नेक्स्ट मंथ के 7 तारीख को दे दो, दैट इज फिक्स्ड। या फिर डिटर्मिनेबल फ्यूचर की 2 महीने बाद दे दो, कुछ भी हो सकता है जो वहां पर लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ होगा। अब कैसे कैसे लिखा हुआ हो सकता है, ऑन डिमांड, एट फिक्स्ड और डिटर्मिनेबल फ्यूचर टाइम, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अच्छा, अब उसके बाद क्या बोला है, देखो, द अमाउंट इज पेएबल आइदर टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट को लेके चल रहा है उसको पेमेंट करना पड़ सकता है, या फिर कोई स्पेसिफाइड पर्सन और जिसके लिए ऑर्डर किया जाएगा। जैसे हमारा उस स्टोरी में बियरर कौन था, पहले भारत तुलसियान, लेकिन उन्होंने ऑर्डर किया कि रजत तुलसियान को पेमेंट करो, तो फिर ऑर्डर ऑफ सच पर्सन, तो अगर भारत तुलसियान बोल रहे हैं राहुल को कि रजत को पे करो, तो पे करना पड़ेगा। द अमाउंट पेएबल इज अ सर्टेन सम ऑफ मनी, और जो पे किया जाएगा वो ऑब्वियसली पैसा ही होगा, कुछ और नहीं, ठीक है। द अमाउंट पेएबल इज सर्टेन सम ऑफ मनी, ये बोल रहा है। अच्छा, आगे देखते हैं इसमें और क्या है। ये तो प्रॉमिसरी नोट है, ये प्रॉमिसरी नोट फिलहाल नहीं पढ़ा रहे हैं। अच्छा, ये यहाँ से बिल्स के बारे में और क्या देखते हैं, रुको एक मिनट। प्रॉमिसरी नोट पढ़ाएंगे तभी एडवांटेज। अच्छा, टर्म ऑफ बिल, अब देखो मेन मेन क्या चीज पढ़ना है। द टर्म ऑफ द बिल एक्सचेंज मे बी ऑफ एनी ड्यूरेशन, मतलब हम लोग बिल्स किसी भी ड्यूरेशन के लिए ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ये 90 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नॉर्मली ये 90 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखो नॉर्मली ये 90 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फ्रॉम द डेट ऑफ बिल, जिस दिन बिल ड्रॉ हुआ है उससे लेके पेमेंट डेट 90 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब सीधा सा बात है, हम लोग अगर किसी को उधार देंगे तो वो 3 मंथ्स यानी 90 डेज के लिए देंगे। व्हेन ए बिल इज ड्रॉन आफ्टर साइट, द टर्म ऑफ द बिल बिगिंस टू रन फ्रॉम द डेट ऑफ साइटिंग, दैट इज व्हेन द बिल इज एक्सेप्टेड। देखो कहीं पर अगर लिखा हुआ है कि बिल इज ड्रॉन आफ्टर साइट, आफ्टर साइट का मतलब होगा कि जिस दिन बिल हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं उस दिन से लेके बाकी डेज काउंट होगा। अभी दिखाएंगे कैसे काउंट होता है। व्हेन ए बिल इज ड्रॉन आफ्टर डेट, अगर लिखा हुआ है बिल में कि बिल ड्रॉ किया गया आफ्टर डेट, द टर्म ऑफ द बिल बिगिंस टू रन फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉइंग द बिल। तो 2 चीज यहाँ पर मिला हम लोग को, देखो एक आफ्टर साइट और एक आफ्टर डेट। अगर कोई बिल में लिखा हुआ है कि द बिल इज ड्रॉन आफ्टर साइट, इसका मतलब ये 90 डेज कैसे काउंट करेंगे हम लोग, या फिर 90 डेज से कम या ज्यादा जो भी लिखा हुआ है वो हमें काउंट करना है जिस दिन बिल एक्सेप्ट होगा उस दिन से लेके ड्यूरेशन काउंट करना है। और अगर आफ्टर डेट होगा तो जिस दिन ड्रॉ किया गया है उस दिन से लेके जो ड्यूरेशन है वहां तक हमें काउंट करना है। ये शायद उतना अभी क्लियर नहीं समझ में आया होगा, अभी हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे तो समझ जाओगे। तो टर्म ऑफ बिल इतना समझो कि टर्म ऑफ बिल मतलब जितने दिन ड्रॉ हो रहा है, जो 90 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ड्यू डेट ऑफ बिल, देखो द डेट ऑन विच द टर्म ऑफ द बिल एक्सपायर इज कॉल्ड ड्यू डेट ऑफ बिल। ड्यू डेट ऑफ बिल मतलब जिस दिन मुझे पेमेंट करना है उस दिन को बोलेंगे ड्यू डेट ऑफ बिल। जैसे इलेक्ट्रिक बिल में भी होता है, मान लो इलेक्ट्रिक बिल आज जनरेट हुआ है और इसका पेमेंट डेट 15 तारीख को आ रहा है, आज 7 तारीख है, पेमेंट डेट 15, तो ड्यू डेट होता है 15। उससे आगे चले जाओगे तो तुम लोग को पेनल्टी भरना पड़ेगा, जैसे 100 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ा, ये सब लग जाता है, फाइन लग जाता है। तो इसे बोलते हैं ड्यू डेट, मतलब जिस दिन देना है, जिस दिन एक्सपायरिंग डेट हो रहा है
उसके बाद अगर पेमेंट करोगे तो पेनल्टी लगेगा, दैट इज ड्यू डेट। डेज ऑफ ग्रेस, ग्रेस मतलब हर चीज में थोड़ा छूट मिलना चाहिए, ग्रेस, ठीक है। एवरी इंस्ट्रूमेंट पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड इज एंटाइटल्ड टू 3 डेज ऑफ ग्रेस। मतलब जो भी डेट हमारा आ रहा है उसमें अगर हम लोग 3 डेज ऐड करेंगे, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का रूल्स है, ठीक है। एवरी इंस्ट्रूमेंट पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड, डिमांड को छोड़ के, ऑन डिमांड वाला बिल्स छोड़ के बाकी सारे बिल्स में हम लोग जो ड्यू डेट आ रहा है उसमें और भी 3 दिन ऐड करने के बाद जो डेट लाएंगे दैट इज कॉल्ड मैच्योरिटी डेट। ये देखो, द डेट विच कम्स आफ्टर एडिंग 3 डेज टू द ड्यू डेट। मतलब ड्यू डेट मतलब क्या, देखो ड्यू डेट मतलब जैसे मान लो अगर हम लोग बोल रहे हैं कि 1 महीने बाद पेमेंट करना है, आज 7/5 है मतलब 7 मई है, तो 1 महीना बाद यानी 7 जून हो जाएगा, 7 जून को पेमेंट करना है, ठीक है, दैट इज द ड्यू डेट। अब इसमें 3 दिन ग्रेस ऐड करेंगे कि आपको 3 दिन और एक्स्ट्रा मोहलत दिया जा रहा है कि आप इसमें मतलब कोशिश करो पेमेंट करने का, तो ये 10 जून हो जाएगा, ठीक है, यहां तक आपको पेमेंट कर देना है, तो 10 जून दैट इज द मैच्योरिटी डेट। तो ये हो गया ड्यू डेट, ये हो गया ग्रेस पीरियड जो कि 3 डेज फिक्स्ड रहेगा। लेकिन डिमांड वाले बिल में नहीं होगा, क्योंकि डिमांड वाला बिल होता है जिस दिन बोला जाएगा उसी दिन पेमेंट करना, उसमें 3 दिन ऐड नहीं करेंगे। अब ये 10 तारीख आ रहा है तो 10 तारीख मेरा मैच्योरिटी डेट हो गया। तो डेज ऑफ ग्रेस ये जो कि 3 डेज फिक्स्ड है, रूल्स है 3 दिन ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। ये ड्यू डेट है, ठीक है, क्योंकि 1 महीना बाद यानी 7 जून को हो जाएगा। और उसके बाद अगर मुझे बोला जाए कि मैच्योरिटी डेट क्या है, तो 3 दिन ऐड करने के बाद जो डेट आएगा दैट इज मैच्योरिटी डेट। द डेट विच कम्स आफ्टर एडिंग 3 डेज टू द ड्यू डेट ऑफ द बिल इज कॉल्ड द डेट ऑफ मैच्योरिटी। तो यहाँ पर तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मैंने सिंपल तुम लोग को बता दिया कि कौन सा ड्यू डेट है, कौन सा ग्रेस पीरियड है और कौन सा मैच्योरिटी डेट है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, बिल्स एट साइट। बिल्स एट साइट क्या होता है, देखो बिल्स एट साइट का मतलब ब्रैकेट में दिया हुआ है, इंस्ट्रूमेंट मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यानी बिल्स ऑफ एक्सचेंज पेबल ऑन डिमांड, ठीक है। अगर डिमांड के हिसाब से पे हो रहा है मीन्स द इंस्ट्रूमेंट इन विच नो टाइम फॉर पेमेंट इज मेंशन, मतलब 1 महीना बाद, 2 महीना बाद, 25 दिन बाद, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो उस तरह के बिल को हम लोग बोलते हैं बिल एट साइट। ए चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड, चेक जो है वो डिमांड में ही पे किया जाता है, यानी चेक एक ऐसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग बोल सकते हैं बिल एट साइट, ठीक है। ये प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज पेबल ऑन डिमांड। तो एक बार प्रॉमिसरी नोट छोड़ो क्योंकि आज तो मैंने प्रॉमिसरी नोट नहीं बोला है, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो डिमांड में अगर हम लोग पे करेंगे तो उसमें क्या क्या कंडीशन होगा, डिमांड ऑन डिमांड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन डिमांड, अगर ऐसा लिखा हुआ है उसका मतलब कोई फिक्स टाइम नहीं बताया गया है कब पेमेंट करना है, अकॉर्डिंग टू डिमांड पेमेंट करना है। when it is expressed to be payable on demand or at site or presentment, तो देखो ये तीनों लैंग्वेज एक ही बात को बताता है। ऑन डिमांड का मतलब भी जो है, एट साइट का मतलब भी वही है, ऑन प्रेजेंटमेंट का मतलब भी वही है, ठीक है। तो पे कैसे करना है, ऑन डिमांड जब डिमांड किया जाएगा, एट साइट यानी वही ऑन डिमांड वाला बात हो गया, या फिर ऑन प्रेजेंटमेंट। तो ये 3 लैंग्वेज जो है एक ही चीज को समझाता है कि ऐसा बिल जिसपे कोई डेट का स्पेसिफिकेशन नहीं है, टाइम ड्यूरेशन का स्पेसिफिकेशन नहीं है कि कितने दिन बाद पे करना। ये देखो एट साइट का मतलब फिर यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है, एट साइट एंड प्रेजेंटमेंट मीन्स ऑन डिमांड, यहाँ पर बोला भी था ऑलरेडी। एन इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड मे बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट एट एनी टाइम, कभी भी बोल सकते हैं, डिमांड है ना, मतलब मैंने आज उधार दिया, 5 दिन बाद ही बोल दिया मुझे पैसा दे दो, क्योंकि मैंने बिल्स वैसे ही ड्रॉ किया था कि मुझे जब जरूरत होगा हम अपने डिमांड के हिसाब से पैसा मांग सकते हैं। तो कैसे लिखा हुआ रहता है इस तरह के बिल्स में, आई प्रॉमिस टू पे 500, ये प्रॉमिसरी नोट का है, तो ये दोनों पॉइंट छोड़ दो। बिल्स वाला देखो, पे बी ₹500 एट साइट, मतलब बी को 500 रुपए पे करना है जब वो मांगेगा, एट साइट का मतलब जब वो डिमांड करेगा, इसका मतलब होता है बिल एट साइट। पे बी ₹500 ऑन प्रेजेंटमेंट, मतलब जिस दिन मांगेगा उस दिन, यहाँ पर कोई डेट नहीं दिया हुआ है, बी जिस दिन पैसा मांगेगा उसी दिन मुझे उसे 500 पे करना पड़ेगा।
ये हो गया बिल एट साइट का मतलब। अच्छा नेक्स्ट देखो, बिल आफ्टर डेट और टाइम इंस्ट्रूमेंट, इसका मतलब क्या होता है? बिल आफ्टर डेट और टाइम इंस्ट्रूमेंट मींस द इंस्ट्रूमेंट इन विच टाइम फॉर पेमेंट इज मेंशन्ड, जहां पर टाइम दिया हुआ रहेगा। देखो ए स्पेसिफाइड टाइम इज मेंशन, ए प्रोमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट जैसे कि मैंने अभी छोड़ो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज द टाइम इंस्ट्रूमेंट व्हेन इट इज एक्सप्रेस टू बी पेबल, कैसे पे करना है? आफ्टर ए स्पेसिफाइड पीरियड, यानी वहां पर एक टाइम लिखा हुआ रहेगा, ऑन ए स्पेसिफिक डे, वो स्पेसिफिक डे भी लिखा हुआ रहेगा कब पे करना है, आफ्टर साइट ऑन द हैपनिंग ऑफ इवेंट विच इज अ सर्टेन टू हैपन। तो इसका एग्जांपल देखो, आफ्टर हैपनिंग ऑफ इवेंट मतलब जिस वजह से पे करना है वो इंसिडेंट होगा तभी पे किया जाएगा, मतलब सेल परचेज। देखो कैसा इसका स्पेसिमेन कॉपी हो सकता है, ये देखो आई प्रोमिस, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, आई प्रोमिस टू पे बी ₹500 आफ्टर 3 months, आई प्रोमिस टू पे ₹500 ऑन 1st Jan, या तो ये ड्यूरेशन हो गया, ये फिक्स डेट हो गया। आई प्रोमिस टू पे बी ₹500 आफ्टर साइट, आई प्रोमिस टू पे ₹500 आफ्टर सीज डेट, सी जब मरेगा तभी देंगे, ये भी एक स्पेसिफिक टाइम हो गया, मतलब स्पेसिफिक इवेंट हो गया, वहां पर बोला ना कोई स्पेसिफिक इवेंट होने के बाद ही मिलेगा। अब टैली करो जो भी वहां पर लिखा हुआ था समझ जाओगे। देखो क्या क्या पॉइंट लिखा हुआ था, आफ्टर ए स्पेसिफाइड पीरियड यानी 3 months, ये वाला फर्स्ट पॉइंट को इलेबोरेट कर रहा है, ये जो एग्जांपल है। उसके बाद देखो ऑन ए स्पेसिफिक डे, जैसे कि देखो यहाँ पर बोल दिया है 1st Jan, तो ये स्पेसिफिक डे समझा रहा है। अच्छा उसके बाद देखो दिया हुआ है आफ्टर साइट, तो आफ्टर साइट का मतलब हम एक्सप्लेन करते हैं अभी आफ्टर साइट क्या होगा, ये आफ्टर साइट लिखा हुआ है, अभी एक्सप्लेन करते क्या होगा। और लास्ट पॉइंट था ऑन द हैपनिंग ऑफ इवेंट विच इज सर्टेन टू हैपन, या फिर ऐसा कोई चीज जो होगा ही होगा, क्योंकि सी अगर कोई पर्सन ह्यूमन बीइंग है तो वो कभी ना कभी तो मरेगा, ठीक है, जब सी का डेथ होगा उसके बाद ही हम लोग पेमेंट करेंगे बी को 500, ऐसा यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है तभी हम बोल रहे हैं। तो ये हो गया आफ्टर हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट, ठीक है। तो तीनों चीज तो एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल के साथ बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। आफ्टर साइट क्या होता है उसका मतलब देखो यहाँ पर इन लोगों ने कह रखा है कि आफ्टर साइट का मतलब क्या होता है। देखो आफ्टर साइट का मतलब होता है इन ए प्रोमिसरी नोट आफ्टर प्रेजेंटमेंट फॉर साइट, ठीक है। और उसके बाद इन्हें बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट का छोड़ो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का देखो ये पढ़ेंगे नेक्स्ट दिन। इन ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज आफ्टर एक्सेप्टेंस और नोटिंग फॉर नॉन एक्सेप्टेंस और प्रोटेस्ट फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, a check cannot be a time instrument because the check is always payable on demand, चेक नॉर्मली डिमांड में पे किया जाता है। आफ्टर साइट का मतलब देखो क्या है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आफ्टर एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करने के बाद का डेट, और नोटिंग क्या होता है ये भी एक पॉइंट होता है बताएंगे, और नॉन एक्सेप्टेंस और प्रोटेस्ट फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो आफ्टर साइट का ये नोटिंग चार्जेस पढ़ेंगे हम लोग, डिसऑनर होने पे लगता है, फिलहाल हम लोग यहाँ के बेसिस पे समझेंगे, यहाँ के बेसिस पे। आफ्टर एक्सेप्टेंस के बाद जो डेट आएगा, आफ्टर साइट मतलब जिस दिन मैंने एक्सेप्ट किया, सपोज मेरा बिल ड्रॉ हुआ है 7 तारीख को, आज 7 तारीख है, लेकिन मैंने साइन किया 10 मई को, ठीक है, दिस इज द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है। आफ्टर साइट का मतलब डेट ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो मैंडेटरी होगा। इसीलिए अगर तुम लोग देखो तो मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में जब यहाँ ये वाला नोट पढ़ना स्टार्ट किया तो वहां पर स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ था आफ्टर साइट और आफ्टर पेमेंट, ये देखो आफ्टर साइट, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ था, ये देखो आफ्टर डेट मतलब द टर्म ऑफ द बिल्स बिगिंस टू रन ऑन द डेट ऑफ ड्रॉइंग, और आफ्टर साइट का मतलब साइटिंग मतलब जिस दिन देख रहे हैं, व्हेन द बिल इज एक्सेप्टेड। जैसे मैंने कहा 7 तारीख को मेरा बिल ड्रॉ हुआ, मैंने एक्सेप्ट मतलब साइन किया है 10 तारीख को, इसे बोलेंगे आफ्टर साइट बिल। और अगर आफ्टर डेट बिल का मतलब है जिस दिन ड्रॉइंग्स हुआ है उसी दिन से अगर हम लोग मान रहे हैं तो इसे आफ्टर ड्रॉइंग वाला बिल बोलेंगे। तो ये 2 पॉइंट तुम लोग को याद रखना पड़ेगा, कौन सा आफ्टर साइट है कौन सा आफ्टर ड्रॉइंग है। अच्छा अब ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करना है, देखो ये यहाँ पर रूल्स तो लिखा हुआ है लेकिन हम यहाँ पर समझा देते हैं। अच्छा एक चीज तुम लोग को देखना पड़ेगा, ये थोड़ा बता ही देते हैं सुविधा होगा। व्हेन द बिल इज मेड पेएबल ऑन ए स्पेसिफिक डेट, अगर कोई स्पेसिफिक डेट बोल दिया है दैट स्पेसिफिक डेट विल बी द ड्यू डेट। जैसे अगर बोल दिया है कि मुझे नेक्स्ट मंथ के 10 तारीख को पेमेंट करना है 10 जून, तो वही मेरा ड्यू डेट हो जाएगा। व्हेन द बिल इज मेड पेएबल एट ए स्टेटेड नंबर ऑफ मंथ्स आफ्टर डेट, तो कैसे करना है, द डेट ऑन विच द टर्म ऑफ द बिल सेल एक्सपायर विल बी द ड्यू डेट, ठीक है। अभी हम लोग काउंट करेंगे ना तो समझ जाओगे कैसे होगा। When the bill is made payable at a stated number of days after date, the
तो इसमें कैसे कैलकुलेट करना है ये देखो, that date which comes after adding stated number of days to the date of bill shall be due date, the date of bill is excluded। तो यहाँ पर देखो बोल रहा है कि कुछ दिन बाद अगर होगा, जैसे 90 डेज बाद हो सकता है, 1 मंथ बाद हो सकता है, तो दोनों में एक फर्क होगा काउंट करने में, उस फर्क का ही यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है कैसे काउंट करना है, तो ये एग्जाम्पल से समझेंगे। व्हेन द ड्यू डेट इज अ पब्लिक हॉलीडे, ये देख लो अगर कोई पब्लिक हॉलीडे आ रहा है जैसे कि 15 अगस्त, 26 जनवरी, रविवार, ठीक है, संडे, ये सब पब्लिक हॉलीडे है, या फिर नॉन हॉलीडे, ठीक है। हॉलीडे दो तरह का हो सकता है, एक नॉन हॉलीडे जो हमें पहले से ही पता है कि आज के दिन पे कोई भी ऑफिशियल काम नहीं होता है, ये हमारा हॉलीडे है, तो हमें उसका प्रीसीडिंग डेट जो है ड्यू डेट लेना है। जैसे अगर मेरा पेमेंट डेट ड्यू डेट 26 जनवरी आ रहा है और पता है हमें 26 जनवरी हमारा रिपब्लिक डे होता है और इस दिन कोई ऑफिशियल काम नहीं होता है, तो हम लोग को जो हमारा ड्यू डेट है वो उसके पहले दिन का मानना है, प्रीसीडिंग मतलब 25 जनवरी को मानना पड़ेगा। लेकिन मान लो 27 जनवरी मेरा ड्यू डेट आ रहा है और अचानक से उस दिन हॉलीडे हो गया, इमरजेंसी, ठीक है, इमरजेंसी या फिर अनफोर्सिन हॉलीडे, तो नेक्स्ट डे को हम लोग ड्यू डेट मानेंगे, क्योंकि एक दिन तो टाइम देना ही पड़ेगा, अचानक से स्ट्राइक वगैरह हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, हमारा स्ट्राइक वगैरह हो गया और सब कुछ बंद हो गया, या फिर अभी कोविड सिचुएशन में जैसे चल रहा है, अचानक अचानक लॉकडाउन जो है वो बढ़ते जा रहा है, ठीक है, तो इस केस में अगर बिल्स का कोई भी डेट आता है तो वो उसके नेक्स्ट डे ही मान लिया जाएगा, उसके आगे वाले दिन को नहीं माना जाएगा। और यहाँ पर देखो पब्लिक हॉलीडे मतलब क्या क्या हो जाएगा, ऑल संडेज 26 ऑफ जैन दैट इज रिपब्लिक डे, 15 ऑफ अगस्त दैट इज इंडिपेंडेंस डे, 30 सितंबर और 1 अप्रैल, ये दो भी लेना पड़ेगा बिकॉज ये बैंक का हॉलीडे होता है, और बैंक का हॉलीडे इसीलिए लिया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है बैंक भी इन्वॉल्व हो सकता है बिल्स में, तो इसीलिए, और ऐसे भी बिल्स को जो हमें करना है ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो करेंगे वो बैंक के थ्रू से पेमेंट होता है, इसीलिए 30 सितंबर जो बैंक हॉलीडे, 1 अप्रैल, ये दोनों बैंक हॉलीडे इसीलिए होता है क्योंकि 1 अप्रैल हमारा बैंक का मतलब न्यू ईयर माना जाता है। जैसे हम लोग मतलब इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 1 जन मानते हैं, उसी तरह से 1 अप्रैल तुम लोग कैलेंडर में चेक करना, बैंक का हॉलीडे बोल के रेड इंक से वो छुट्टी का दिन लिखा हुआ रहता है। और 30 सितंबर इसीलिए होता है क्योंकि वो हाफ ईयरली होता है, बैंक का 6 मंथ्स, मतलब अप्रैल से 30 सितंबर काउंट करो, 6 मंथ्स होता है, हाफ ईयरली होता है, इसीलिए वो भी बैंक का हॉलीडे माना जाता है, ठीक है। और यहाँ पर देखो एक जिस्ट दे दिया, इसे याद रखोगे तो काम हो जाएगा। बिल आफ्टर डेट और बिल आफ्टर साइट का क्या होगा, बिल आफ्टर साइट जब भी लिखा हुआ होगा तो हमें कैसे काउंट करना है, कमेंसेस फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, आफ्टर साइट मतलब डेट ऑफ एक्सेप्टेंस इज मैंडेटरी, और आफ्टर डेट मतलब ड्रॉइंग्स जो डेट है वो मैंडेटरी है, ठीक है, ड्रॉइंग्स ऑफ बिल, जिस दिन बिल्स ड्रॉ होगा उसे हम लोग बोलेंगे आफ्टर डेट, और जिस दिन बिल्स जो है वो एक्सेप्ट के हिसाब से चलेगा तो उसे बोलेंगे बिल्स आफ्टर साइट। और इसका फुल्ली लॉजिक ये है, देखो आफ्टर साइट मतलब जब हम देख रहे हैं, तो जब हम देखेंगे तभी उसे एक्सेप्ट करेंगे, तो आफ्टर साइट मतलब एक्सेप्टेंस डेट, और आफ्टर डेट सिर्फ आफ्टर डेट, यहाँ पर साइट नहीं लगा है, आफ्टर डेट मतलब जिस दिन ड्रॉ हो गया उसके बाद से ही काउंट करना है। अब ये काउंटिंग देखो कैसे होगा, इन केस ऑफ time or tenor bill 3 days called days of grace are added to the due date to arrive at the date of maturity। वो हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया कि हमें डेट ऑफ मैच्योरिटी तक पहुंचने के लिए ड्यू डेट में 3 दिन ग्रेस पीरियड ऐड करना है। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है जिसे हम लोग करेंगे, देखो, और तुम लोग इसमें पार्टिसिपेट करो मेरे साथ कि क्या क्या आंसर्स होगा। जैसे हम फर्स्ट बताते हैं, एक तो बता देते हैं तब तुम लोग बता सकते हो। ये देखो एक यहाँ पर 3 कॉलम है, बिल नंबर, ठीक है, बिल नंबर जैसे बनता है, बिल में बिल नंबर दे सकते हैं जैसे लेजर फोलियो वगैरह होता है, डेट ऑफ ड्रॉइंग, सब बिल का अलग अलग डेट ऑफ ड्रॉइंग्स है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस दिया हुआ है, और पेबल कैसे करना है वो दिया हुआ है। हम लोग को क्या फाइंड करना है, मैच्योरिटी डेट, और मैच्योरिटी डेट मतलब क्या होगा, ड्यू डेट प्लस 3 डेज ग्रेस, ठीक है, लेकिन 3 डेज ग्रेस डिमांड वाले बिल में नहीं होगा, जहां लिखा हुआ रहेगा ऑन डिमांड, ठीक है, वहां 3 डेज ग्रेस नहीं देंगे, अभी हम लोगों ने पढ़ा इसके बारे में, ठीक है। तो अब देखो फर्स्ट जो है इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेट ऑफ ड्रॉइंग से 31 ऑफ जैन, और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है 2 ऑफ फेब, ठीक है। पेबल कब होगा, 1 मंथ आफ्टर डेट बोला है, ठीक है, 1 मंथ आफ्टर डेट बोला है, तो यहाँ पर आफ्टर डेट बोलने से हमें काउंट करना पड़ेगा 1 मंथ, 1 मंथ बाद हम लोग पे करेंगे। और अभी मैंने दिखाया तुम लोग को आफ्टर डेट मतलब कब से काउंट करना है, ये देखो आफ्टर डेट मतलब ड्रॉइंग्स डेट जो है वहां से मुझे
टर्म काउंट करना है, ठीक है। तो ये देखो आफ्टर डेट, और ड्रॉइंग्स कौन सा है, 31 जैन 1999 से मुझे काउंट करना है 1 मंथ, ठीक है। और मंथ का कैलकुलेशन कैसे होगा, देखो मंथ का कैलकुलेशन होगा कुछ इस तरह से। मंथ में हम लोग डेट टू डेट जाएंगे, मंथ में हम लोग डेट टू डेट जाएंगे, और जैन के बाद वाला मंथ होता है फेब, ठीक है। तो 31 फेब, बट प्रॉब्लम ये है कि 31 फेब बोल के कुछ होता नहीं, फेब का 28 हो सकता है या 29 हो सकता है। अब 1999 जब है, 1999 मतलब ये लीप ईयर है कि नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि लीप ईयर 29 डेज से होता है और नॉन लीप ईयर 28 डेज से होता है। अगर कोई ईयर 4 से फुल्ली डिविजिबल है तो वो लीप ईयर होगा, जबकि 1999 जो है वो 4 से फुल्ली डिविजिबल नहीं होगा। तुम लोग देख सकते हो, वैसे पता चल रहा है डिजिट देख के, तो ये लीप ईयर नहीं है, यानी यहाँ पर 28 डेज एप्लीकेबल होगा। लेकिन हम लोग डेज के हिसाब से नहीं जा सकते, यहाँ पर हम लोगों को जो जाना है मंथ के हिसाब से जाना है। तो फेब, नेक्स्ट मंथ का लास्ट डेट कौन सा रहा है, 28 फेब। तो ये मेरा ड्यू डेट होना चाहिए। बात को समझो, जब मंथ का बात आएगा तो हमें मंथ टू मंथ जाना है। हम एक तो और बताएंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा, मंथ टू मंथ जाना है। और आफ्टर डेट बताएगा तो हमें कब से काउंट करना है, डेट ऑफ ड्रॉइंग से, ठीक है। आफ्टर डेट बताएगा तो डेट ऑफ ड्रॉइंग से काउंट करना है। तो 31 जैन से मुझे एक मंथ काउंट करना है, तो मुझे फेब तक जाना पड़ेगा। तो 28 फेब मेरा ड्यू डेट हो रहा है, लेकिन मुझे मैच्योरिटी डेट चाहिए, तो मुझे इसमें 3 दिन ग्रेस और ऐड करना पड़ेगा। तो 28 तारीख के बाद कौन सा तारीख आएगा, 1 2 3 मार्च आएगा। 28 तारीख के बाद जो डेट आएगा 3 मार्च, 3 मार्च 1999 मेरा क्या हो जाएगा, डेट ऑफ मैच्योरिटी। इस तरह से काउंट करना है, ये मेरा डेट ऑफ मैच्योरिटी आएगा। अच्छा, तो तुम लोग कैसे लिखोगे इसको, इस तरह से लिख लो कॉलम बना के, कैसे आ रहा है। नेक्स्ट पेज में दिखाते कैसे लिखना है, ये देखो। बिल ऐसे कॉलम कर लो, बिल नंबर, डेट ऑफ ड्राइंग्स, और यहाँ पर डेट ऑफ मैच्योरिटी। बिल नंबर A1 है, देखो बिल नंबर A1 दिया हुआ है। अच्छा, डेट ऑफ ड्राइंग्स 31 मार्च 1999, ठीक है। और डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या आएगा, क्योंकि मुझे पेबल बोला है 1 मंथ आफ्टर डेट, तो मुझे यहाँ से काउंट करना है, डेट ऑफ ड्राइंग से मुझे काउंट करना है। तो 31 मार्च से लेके मुझे नेक्स्ट मंथ तक जाना है। जब भी मंथ बोलेगा तो मंथ टू मंथ जाना है। तो 28 फेब तक हुआ, ये मेरा 1 मंथ कवर कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर मुझे 3 डेज ग्रेस ऐड करना पड़ेगा, तो 3 मार्च हो जाएगा मेरा मैच्योरिटी डेट। नेक्स्ट देखो क्या बोला है, 29 जैन, ये है डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, डेट ऑफ ड्राइंग। 30 डेज आफ्टर डेट, इसमें क्या होगा, अब आफ्टर डेट बोलेगा तो डेट ऑफ ड्राइंग्स इज मैंडेटरी, तो यहाँ पर लिखेंगे डेट ऑफ ड्राइंग्स, तो A2, और डेट ऑफ ड्राइंग्स है 29 जैन 1999, ठीक है। 29 जैन 1999। अब इसका कैसे कैलकुलेशन करें, बोला है 30 डेज आफ्टर डेट, 30 डेज आफ्टर डेट। अब डेज में कैसे कैलकुलेट करना है, देखो डेज में कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेज वाला कैलकुलेशन देखो। 30 डेज बोला है, तो देखो जैन में 31 डेज होता है, जैन का जो मंथ होता है वहां पर 31 डेज होता है। ये देखो जैन जो है वो 31 का है, लेकिन वहां पर ऑलरेडी 29 जैन को अगर बिल ड्रॉ हो रहा है, तो जैन का कितना दिन हमें मिलेगा, 31 माइनस 29 कर लो, तो मुझे 2 डेज मिलेगा, ठीक है। जैन का मुझे 2 डेज मिलेगा। अब मुझे कितने दिन बाद पेमेंट मिलेगा, देखो बिल जो है 30 डेज का है, तो यहाँ पर 30 डेज करने के लिए, 30 डेज लाने के लिए मुझे यहाँ पर कितना दिन ऐड करना पड़ेगा, 18 डेज, ठीक है। 18 डेज मुझे यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो जैन का 2 दिन मिल रहा है, क्योंकि मुझे बिल, मेरे ऊपर बिल ड्रॉ किया है 29 जनवरी को, मुझे 30 दिन बाद पेमेंट करना है, तो 29 जनवरी को तो बिल ड्रॉ ही हुआ है, उस दिन को छोड़ देना है जब डेज का कैलकुलेशन होगा। मंथ में ऐसा नहीं होता, अगर ये मंथ होता ना कि 1 मंथ आफ्टर डेट
तो फिर 29 से 28 फेब तक जाते और उसमें भी आंसर ये वाला होता। मंथ में मंथ टू मंथ जाओ, लेकिन डेज में पूरा एक एक दिन हमें देखना है। तो जैन के मंथ में 2 दिन बच रहा है और फेब में मुझे 18 दिन मौका मिलेगा, उसके बाद मुझे पेमेंट करना है। तो 18th ऑफ फेब्रुअरी आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है? 18th ऑफ फेब्रुअरी आ रहा है। नहीं 18th नहीं, ये 28 होना चाहिए, तब तो 30 होगा। 28 ऑफ फेब आ रहा है, तो 28 ऑफ फेब और इसमें 3 डेज ग्रेस लगा दो, 3 डेज ग्रेस। तो यहां पर भी आंसर 3rd ऑफ मार्च ही आ रहा है। बाई चांस दोनों केस में ही सेम आंसर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर लीप ईयर वाला केस नहीं आ रहा है, इसीलिए देखो मंथ में भी वही आंसर आया और डेज में भी वही आंसर आ गया, ठीक है, सेम आंसर आ रहा है। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर बोला है 2 months आफ्टर डेट, और डेट ऑफ ड्रॉइंग्स मैंडेटरी हो जाएगा, तो A4 वाला देखते हैं, A3 नेक्स्ट बिल है A3, ठीक है। और डेट ऑफ ड्रॉइंग्स DOD लिख रहा है, डेट ऑफ ड्रॉइंग्स है, यहाँ पर लिखते हैं डेट ऑफ ड्रॉइंग्स है 29th ऑफ जैन 1999। ये देखो डेट ऑफ ड्रॉइंग्स 29th ऑफ जैन 1990। अब 2 months आफ्टर डेट और पेबल है 2 months आफ्टर डेट, 2 months आफ्टर डेट। और आफ्टर डेट में हमेशा डेट ऑफ ड्रॉइंग्स मैंडेटरी, जो कि मैंने पहले लिख लिया, और मंथ में मंथ टू मंथ जाना चाहिए। तो 29th ऑफ जैन 1999 से लेके 28th ऑफ फेब 1999, ये 1 month हो जाएगा। फिर 28th ऑफ फेब से लेके 1999 से लेके हमें मार्च तक 2 months कवर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि मार्च का डेट हमें क्या लिखना पड़ेगा। देखो मार्च का डेट हमें क्या लिखना पड़ेगा, मार्च का डेट हो जाएगा, क्या लिखे, 28 लिखे या 29 लिखे, क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पर 29 ही लिखेंगे, क्योंकि डेट टू डेट जाना है मंथ में। लेकिन फेब में क्योंकि 29 अवेलेबल नहीं है, इसीलिए मैंने 28 लिखा है, और नेक्स्ट वाला 28 से 29 ही जाएगा। लेकिन ये अगर ऐसा मंथ होता जहां 29 अवेलेबल होता तो हम लोग 29 ही लिखते। तो अब ये 29 होगा, और इसमें ये 1 month कवर हो गया। अब ये जो डेट आ रहा है इसमें 3 days ग्रेस ऐड करो, तो 29 मार्च के बाद 3 days ग्रेस ऐड करेंगे तो 30 मार्च, 31 मार्च और 1st ऑफ अप्रैल। 1st ऑफ अप्रैल मेरा ड्यू डेट आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, दिस इज द पब्लिक हॉलीडे। अभी अभी मैंने दिखाया तुम लोग को, ये बैंक का हॉलीडे है, तो नॉन हॉलीडे है, तो इसके पहले वाला डेट मेरा मैच्योरिटी डेट होना चाहिए। ये ड्यू डेट नहीं है, सॉरी, ये ड्यू डेट है, ये मैच्योरिटी डेट है, ये मैच्योरिटी डेट है। ये देखो ये मैच्योरिटी डेट है। तो मैच्योरिटी डेट जो है वो 1 तारीख को आ रहा है, और 1 अप्रैल जो है ये हमारा नॉन हॉलीडे है। तो फिर यहाँ पर उसके पहले वाला दिन, तो 1 तारीख के पहले, मार्च क्योंकि 31st का होता है, तो 31 दिन का होता है, तो 31st ऑफ मार्च हो जाएगा आंसर, ठीक है। 31st ऑफ मार्च 1999 हो जाएगा मेरा पेमेंट डेट, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो A4 में क्या है, यहाँ पर 12 तारीख और ये 14 तारीख, 1 month आफ्टर डेट। फिर से डेट ऑफ ड्रॉइंग्स इज मैंडेटरी, तो फिर से यहाँ पर लिखते हैं, देखो A4, ठीक है। और ये बिल का नाम हो गया, और डेट ऑफ ड्रॉइंग्स कितना है, डेट ऑफ ड्रॉइंग्स है 12 तारीख, 12/7/1999। ये देखो 12/7/1999, और 1 month आफ्टर डेट बोला है, 1 month आफ्टर डेट, आफ्टर डेट। तो जैसे ही आफ्टर डेट बोला है तो ये डेट मैंडेटरी हो जाएगा। तो 12/7 से लेके 12/8 तक 1 month हो जाएगा, ठीक है। 12/7 से लेके 12/8, क्योंकि जैसे ही मंथ होगा तो डेट टू डेट जाना है। 12 तारीख है, यहाँ भी 12 लिखो, यहाँ 7 का महीना है तो यहाँ 8वां महीना हो जाएगा। अब यहाँ पर ये मेरा ड्यू डेट हो रहा है, अब इसमें 3 days ग्रेस ऐड करेंगे तो 15 अगस्त आएगा, और ये हमें पता है हमारा इंडिपेंडेंस डे है, जो कि एक पब्लिक हॉलीडे है। तो 14th ऑफ अगस्त 1999 ये हमारा हो जाएगा मैच्योरिटी डेट। तो उसमें हमें 14 तारीख लेना पड़ेगा। नेक्स्ट A5 वाला देखो, सारा एक बार बता देते हैं तो तुम लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये देखो A5 में देखो 3 months आफ्टर डेट, फिर से डेट ऑफ ड्रॉइंग्स मैंडेटरी 27 जून, 27th ऑफ जून, तो 27th ऑफ जून, ठीक है। और पेमेंट कैसे करना है, पेमेंट करना है हमें
3 months आफ्टर डेट, ये देखो 3 months आफ्टर डेट, ये कैसे काउंट करेंगे? जैसे ही मंथ होगा तो डेट टू डेट, तो 27 जून से लेके 27 जुलाई तक एक महीना, फिर 27 जुलाई से लेके 27 अगस्त तक फिर से एक महीना, और 27 अगस्त से लेके 27 सितंबर तक फिर से एक महीना, ठीक है। तो टोटल 3 मंथ्स हो गया। तो ये मेरा ड्यू डेट आ गया। अब इसमें मुझे 3 दिन ऐड कर देना है ग्रेस पीरियड, तो 27 में 3 ऐड करेंगे तो 30 सितंबर आ जाएगा। फिर से यहाँ पर देखो ये मेरा मैच्योरिटी डेट नहीं होगा, क्योंकि 30 सितंबर भी पब्लिक हॉलीडे था, जो कि बैंक का आधा मतलब हाफ ईयरली हॉलीडे माना जाता है। तो 29 ऑफ सितंबर होगा, क्योंकि नॉन हॉलीडे अगर तुम्हें पता है कि आज कल संडे है तो तुम्हें बैंक का काम उसके पहले दिन ही करना पड़ेगा, सैटरडे ना। अगर हमें पता है तो हमें उसके पहले दिन ही काम कर लेना है। तो इसी तरह से ये देखो 31 सितंबर आ रहा है, लेकिन मुझे पता है कि इस दिन बैंक बंद रहेगा, तो इसका मतलब मुझे ये पब्लिक हॉलीडे है तो मुझे 29 को ही काम कंप्लीट करना है, उसके बाद का टाइम नहीं मिलेगा। अच्छा, ये हो गया A5। अब A6 वाला देखो, A5 तक कर लिया हम लोगों ने, ये A6। ये देखो 2 मंथ्स आफ्टर साइट बोला है, ठीक है। आफ्टर साइट जब बोलेगा तो इसका मतलब डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, मैंने कहा ना जिस दिन हम देखेंगे उसी दिन साइन करेंगे, उसी दिन एक्सेप्ट करेंगे। आफ्टर साइट मतलब डेट ऑफ एक्सेप्टेंस इज मैंडेटरी, यानी 1/10/99 ये कॉलम था डेट ऑफ ड्रॉइंग्स का, ये कॉलम था डेट ऑफ एक्सेप्टेंस का। तो इसमें 1/10/99 मैंडेटरी डेट हो जाएगा, मतलब वहां से हमें काउंट करना पड़ेगा। तो A6, ठीक है, आफ्टर साइट। तो यहाँ पर डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ज्यादा मायने रखेगा, ठीक है, उसी के हिसाब से काउंट करना है। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस हो जाएगा 1/10/1999, ठीक है। और टाइम पीरियड है 2 मंथ्स आफ्टर साइट, 2 मंथ्स आफ्टर साइट। जैसे ये आफ्टर साइट वाला कंसेप्ट आया, देखो मैंने डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ले लिया 2 महीना, तो मंथ होने से डेट टू डेट काउंट करना है। तो 10 यानी अक्टूबर से लेके नवंबर के 1 तारीख तक एक महीना हो गया, फिर 1/11 से लेके 1/12 तक एक महीना हो गया। तो ये मेरा ड्यू डेट आ गया। अब इसमें 3 दिन ग्रेस ऐड कर दो, तो 4th ऑफ दिसंबर, ठीक है, 4th ऑफ दिसंबर ये मेरा मैच्योरिटी डेट हो गया। A6 वाला कंप्लीट। A7 में देखो क्या बोला है, 1 मंथ बोला है और कुछ नहीं बोला है, यहाँ पर बोला है 1 मंथ। तो क्या होगा, 23rd ऑफ ये है 23rd ऑफ दिसंबर, और यहाँ पर है 24th ऑफ दिसंबर, ठीक है, एक महीना बाद। कुछ नहीं बोला है तो यहाँ पर पहले लिखते हैं 23rd ऑफ दिसंबर। कुछ नहीं बोला है तो डेट ऑफ ड्राइंग लेना पड़ेगा, ठीक है, कुछ नहीं बोला है तो डेट ऑफ ड्राइंग लेंगे। तो एक महीना बाद, तो 23/12 से लेके 1 मंथ, 1 मंथ लिखा हुआ है, तो 23/12 से लेके 23/1 तक 1 मंथ हो जाएगा। मंथ होने से ही तो डेट टू डेट, ये मेरा ड्यू डेट, इसमें 3 दिन ऐड कर दो तो 26 जनवरी आ जाता है, जो कि पब्लिक हॉलीडे है। तो 25 तारीख हो जाएगा मेरा मैच्योरिटी डेट, 25 जनवरी को पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, ये मेरा मैच्योरिटी डेट हो जाएगा। फिर A8 नंबर देखते हैं। A8 नंबर बिल 2 तारीख को ऑन डिमांड है, तो डिमांड डेट कब है उसी दिन पेमेंट करना पड़ेगा। ये देखो नीचे दिया हुआ है, ड्रॉयर डिमांडेड द अमाउंट ऑफ लास्ट 3 बिल्स ऑन 24th ऑफ जन। जिसने बिल ड्रॉ किया है उसका डिमांड है कि 24 तारीख को पेमेंट करना पड़ेगा, 24 जनवरी 2000 को। तो ये लास्ट 3 बिल यानी A8, ठीक है, जिसका डेट ऑफ ड्रॉइंग्स ये है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ये है, लेकिन डिमांड के हिसाब से पे करना है, तो इसका मैच्योरिटी डेट आएगा 24th ऑफ जन। A9 जो बिल है, डेट ऑफ ड्रॉइंग, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस एट साइट है, ठीक है, एट साइट बोला है, मतलब ये एट साइट बोला है, लेकिन यहाँ पर बता दिया है कि लास्ट 3 बिल जो है ये 24 तारीख को ही पे करना है, तो फिर 24 तारीख को ही होगा। तो ये तीनों बिल का जो मैच्योरिटी डेट है, लास्ट का तीनों बिल का मैच्योरिटी डेट 24 तारीख होगा, 24 जनवरी, बिकॉज क्वेश्चन में ही बता दिया है। और वैसे भी हमें पता है ऑन डिमांड, एट साइट, ऑन प्रेजेंटमेंट, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ये तीनों का ही मतलब होता है ऑन डिमांड। डिमांड डेट फिक्स रहता है, जहां पर स्पेसिफाइड कुछ भी टाइम पीरियड नहीं रहेगा, ठीक है।
डेट ऑफ ड्रॉइंग्स और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस दिया हुआ है, बट कब पे करना है उसके बारे में कुछ नहीं बताया है। तो जो डिमांडेड डेट होगा उसी में पे करना पड़ेगा ये तीनों बिल को। तो ये तीनों बिल का मैच्योरिटी डेट ये वाला टाइम हो जाएगा। तो मैंने तो तुम लोग को सारा ही बता दिया। तुम लोग इसको एक बार घर पे जरूर करके देखना कि कौन सा मैच्योरिटी डेट आ रहा है, कौन सा ड्यू डेट आ रहा है, कैसे 3 डेज मैंने ऐड किया, और हॉलीडे कैसे ध्यान रखना है हम लोग को, ये सब चेक करना है, नहीं तो नहीं कर पाओगे। बिल्स का क्वेश्चन देखो, ये एमसीक्यूज में तो आएगा ही, किस तरह से ड्रॉ यहाँ पर ऐड करके दिखाना है। तो डेज का कैसे कैलकुलेशन करना है वो भी मैंने दिखाया, और किस तरह से मंथ का कैलकुलेशन करना है वो भी मैंने दिखाया, ठीक है। और भी इसका क्वेश्चन तुम लोग के अपने अपने मैट में भी मिल सकता है, तो वहां से भी देख के कर सकते हो। मेरे पास जितना सारा यहाँ पर था थोड़ा अलग अलग पैटर्न का, तो वो मैंने करवा दिया। यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट है, इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। ड्रॉइंग ऑफ बिल टेक्निकली ए ड्राफ्ट, मतलब जिस दिन बिल ड्रॉ होता है उसके बारे में बता रहा है। व्हेन ए क्रेडिटर राइट्स एंड साइंस एन अनकंडीशनल ऑर्डर रिक्वायरिंग द डेटर टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी इन अकॉर्डेंस विद द टर्म एंड कंडीशन स्टेटेड देयर इन, सच एन एक्ट ऑफ राइटिंग एन ऑर्डर इज ट्रेडिशनली कॉल्ड ड्रॉइंग ऑफ बिल। मतलब सीधा सा बात है, जिस दिन सेलर क्रेडिट में अपने कस्टमर को प्रोडक्ट बेच रहा है और उसके ऊपर बिल्स ड्रॉ कर रहा है, उस टाइम को बोला जाता है ड्रॉइंग ऑफ ए बिल, एंड टेक्निकली कॉल्ड ड्रॉइंग ऑफ ए ड्राफ्ट। ड्राफ्टिंग करना मतलब कुछ लिखना, जैसे सीए फाउंडेशन में एक है तुम लोग का ड्राफ्टिंग बोल के चैप्टर, जो लोग का सीए फाउंडेशन है, ड्राफ्टिंग वो इंग्लिश में सिखाया जाता है, कैसे ड्राफ्ट किया जाता है, कैसे लिखना चाहिए, तो दैट इज ड्राफ्टिंग। तो ये ड्राइंग ऑफ बिल जो अभी स्पेसिमेन कॉपी तुम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था, दैट इज ड्राफ्ट, कैसे उसे लिखना है, कैसे ड्राफ्ट करना है। नो अकाउंटिंग एंट्री इज पास्ड इन द बुक्स ऑफ एनी पार्टी ऑन ड्राइंग ऑफ द बिल। देखो, जिस दिन बिल ड्रॉ होता है उस दिन कोई भी पार्टी कोई जर्नल एंट्री नहीं करता है, ना तो डेटर ना तो सेलर, बिकॉज हमें पता है जर्नल एंट्री तभी होता है जब हमारे अंदर कोई ट्रांजैक्शन हो, नॉट ओनली ट्रांजैक्शन, मनीटरी ट्रांजैक्शन। तो मनीटरी ट्रांजैक्शन तो पहले ही हो गया है, हम लोगों ने सेल कर दिया है क्रेडिट में, तो उसका एंट्री होगा। लेकिन जिस दिन बिल ड्रॉ हो रहा है उस दिन कोई एंट्री नहीं होता है टेक्निकली, क्योंकि बिल ड्रॉ करने का मतलब है एक पेपर में उसको लीगली रिटन डाउन करना, इसीलिए इसको ड्राफ्ट बोला जाता है, ठीक है। और एक्सेप्टेंस ऑफ द बिल, तो उसके बारे में देखो बताया, ए बिल इज कॉल्ड ए ड्राफ्ट, एक बिल को ड्राफ्ट बोला जाता है बिकॉज ए ड्राफ्ट बिफोर इट्स एक्सेप्टेंस बाई ए ड्रॉई, ठीक है, क्योंकि जब तक ड्रॉई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तब तक वो ड्राफ्ट है, मतलब वो जस्ट एक लिखित है। व्हेन द ड्रॉई पुट्स हिज सिग्नेचर, जैसे ही ड्रॉई वहां पर सिग्नेचर कर देता है ऑन द ड्राफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम द ड्रॉयर, सच एन एक्ट ऑफ पुटिंग द सिग्नेचर ऑफ द ड्राफ्ट इज ट्रेडिशनली कॉल्ड एक्सेप्टेंस ऑफ ए बिल। जब तक वो लिखा हुआ है वो जस्ट रिटन डॉक्यूमेंट है। जैसे ही उस पे सॉरी जैसे ही उस पे साइन कर दिया जाता है तो उसे एक्सेप्टेंस मान लिया जाता है टेक्निकली, तब उसे हम लोग बोलेंगे एक्सेप्टेंस ऑफ ए ड्राफ्ट। आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ ए ड्राफ्ट द ड्राफ्ट बिकम्स अ बिल। तो जैसे जब तक ना साइन हो तब तक वो बिल नहीं बनता है, जिस दिन साइन होगा उसी दिन वो बिल बनेगा। द बिल इज रिटर्न बाई द ड्रॉई टू द ड्रॉयर। जैसे कि मैंने कहा जो ड्रॉयर है उसका ज्यादा मतलब प्रॉब्लम है कि मेरे को पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, तो उस वही अपने पास प्रूफ के लिए जो मतलब डॉक्यूमेंट है वो रखना चाहेगा। ड्रॉई नहीं भी रखेगा तो चलेगा। मतलब क्यों नहीं रखेगा तो चलेगा, जैसे देखो मैंने एग्रीमेंट किया, ठीक है, रेंट में रहने के लिए, अब दूसरे का घर हम यूज कर रहे हैं, तो ज्यादा टेंशन उन लोगों का है जिन लोगों ने घर दिया, मुझे उतना टेंशन नहीं है। लेकिन देखो अगर कोई ऑनेस्ट होगा तो उसे भी टेंशन रहेगा ना भाई, दूसरे का घर है, कहीं फालतू में मेरे ऊपर इल्जाम ना लगा दे कि मैंने ये तोड़ दिया वो फोड़ दिया। तो फिर उसके लिए एक लीगल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए जहां लिखा हुआ रहेगा कि घर का कंडीशन वगैरह क्या है। तो यहाँ पर देखो ड्राफ्ट में भी वही आएगा कि जब बिल ड्रॉ किया जा रहा है ना, वो कौन रखेगा अपने पास, ड्रॉयर, मतलब जो ड्रॉ कर रहा है जो बेच रहा है, ड्रॉई नहीं भी रखेगा तो चलेगा। द अकाउंटिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द ड्रॉयर एंड द ड्रॉई। अब अकाउंटिंग एंट्रीज बता रहा है तो सिंपल सा बात है, बिल ड्रॉ करने पे कोई एंट्री नहीं होगा, बिल एक्सेप्ट करने पे जरूर एंट्री होगा। तो ये देखो जब होगा तो क्या एंट्री होगा, ये देखो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, ये देखो बीइंग द एक्सेप्टेंस ऑफ द बिल, बिल जब एक्सेप्ट कर रहा है तो बिल्स रिसीवेबल एक एसेट होता है, किसके पास आ रहा है, ड्रॉयर यानी जो सेलर है, और जो ड्रॉई है यानी जो
कस्टमर है वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा मेरा लाइबिलिटी बढ़ रहा है, मेरे पास बिल्स पेएबल आ रहा है, इसके पास बिल्स रिसीवेबल आ रहा है, इसके पास बिल्स पेएबल आ रहा है, तो बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू ड्रॉई। ठीक है, ड्रॉई मतलब कौन, जिसके ऊपर बिल्स ड्रॉ कर रहे हैं। अगर तुम लोग देखोगे तो मैंने एकदम स्टार्टिंग में तुम लोग को ये सारा टर्म बता दिया। ड्रॉयर मतलब जो ड्रॉ करता है, ड्रॉई मतलब जिसपे ड्रॉ होता है। तो ये देखो ड्रॉयर टू बिल्स पेबल, क्योंकि बिल्स किसको पे करना है, ड्रॉयर को पे करना है, बिल्स का जो अमाउंट है। अच्छा, अब जैसे ही टाइम आएगा मैच्योरिटी डेट आ जाएगा। अभी हम लोगों ने बहुत सारा मैच्योरिटी डेट निकाला, तो जो जिसको पेमेंट करना है वो अपना पेमेंट मैच्योरिटी डेट पे उसे करना पड़ेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, देखो पेमेंट ऑफ ए बिल और ऑनर ऑफ ए बिल, मतलब आप ऑनर्ड हो रहे हो कि आप पेमेंट कर रहे हो। व्हेन द अमाउंट ऑफ द बिल इज रियलाइज्ड ऑन द मैच्योरिटी इट इज सेड टू हैव बीन पेड ऑफ और ऑनर्ड। इन सच ए केस द फॉलोइंग अकाउंटिंग एंट्रीज आर पास्ड। तब पेमेंट होने पे क्या एंट्री होगा, ये देखो जो ड्रॉयर है, ठीक है, यानी जो होल्डर ऑफ द बिल है उसको पेमेंट मिलेगा। वो बोलेगा मेरे पास पैसा आ गया, कैश अकाउंट डेबिट, और बिल्स को हम कैंसिल कर देंगे। टू बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल डेबिट होके रखा तो इसको मैंने कैंसिल कर दिया। और ड्रॉई क्या बोलेगा, ड्रॉई बोलेगा मेरा मेरा जो पेमेंट है वो जा रहा है टू कैश या टू बैंक, मैंने पेमेंट कर दिया, और बिल्स पेएबल जो है वो डेबिट हो जाएगा, मतलब मेरा लाइबिलिटी जो है वो रिवर्स हो जाएगा। ये देखो मेरा लाइबिलिटी बना हुआ था, अब जैसे ही मैंने पेमेंट कर दिया मेरा लाइबिलिटी चला गया। जस्ट लाइक लोन के तरह, लोन लेने से बैंक टू लोन, पे करने से लोन टू कैश या फिर बैंक, उस तरह से होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर तो मैंने बता दिया। और बिल्स देखो कितने तरीके से हम लोग ये बिल्स को पढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे। बस ये 4 पॉइंट एक बार एक्सप्लेन करेंगे। हम लोग बिल को कितने तरीके से रख सकते हैं। ऑप्शंस अवेलेबल टू होल्डर फॉर डीलिंग विद ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जो होल्डर है मतलब जिसके पास बिल्स है, वो अपने बिल्स को कितने तरीके से रख सकता है अपने पास। फर्स्ट, ही में रिटेन द बिल टिल ड्यू डेट, मतलब 3 महीने बाद पेमेंट मिलेगा, वो 3 महीने तक बिल को होल्ड किया, 3 महीने बाद उसको पेमेंट मिल गया। ही में सेंड द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो बिल को बैंक में भेज दिया और बैंक को बोल रहा है कि आप मेरे बिहाफ में इस बिल को कलेक्शन कर लेना 3 महीने बाद। ठीक है, यहाँ पर ये बात नहीं आ रहा है कि इसके पास पैसे का जरूरत है, ये बैंक में जाके बैंक को रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप मुझे कुछ पेमेंट दे दो, उसके बाद आप वो पेमेंट ले लेना मेरे पार्टी से, जो मैंने पहले कहा था। ये चीज नहीं हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है कि ये घर पे नहीं रखना चाहता है बिल को, ये बिल को बैंक वाले को दे दिया, और बैंक ने बैंक वाले को बोल दिया कि आप 3 महीने बाद याद करके मेरे बिहाफ में ये बिल ले लेना, और इसके बदले आप एक कमीशन ले लेना। दैट इज द बिल सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। और इसके बाद वाला, ही मे गेट द बिल डिस्काउंटेड विद अ बैंक और अदर पर्सन, मतलब जब पैसे का जरूरत हो जाता है मिडिल में ही, मतलब 3 महीने तक अब ये रुक नहीं सकता है, तो ये बैंक में जाके पैसा ले सकता है पहले ही, मैच्योरिटी के पहले, तो उससे बोलेंगे डिस्काउंट करवाना। या फिर किसी पर्सन से भी कर सकता है, अगर बैंक में नहीं जाना है किसी दोस्त को दे सकता है कि आप ये बिल ले लो, और ये आप 3 महीने बाद इसको पैसा मिल जाएगा, लेकिन अभी मुझे पैसे का जरूरत है, आप दे दो, तो उसको बोला जाता है बिल्स डिस्काउंटेड। और इसके अलावा हो सकता है ही में एंडोर्स द बिल टू ए क्रेडिटर, जो कि मैंने यहाँ पर वो भरत तुलसियन और राहुल तुलसियन और रजत तुलसियन में दिखाया था। तो एक्चुअली क्या हुआ ना, भारत तुलसियान जो है वो बोल रहे हैं कि राहुल को कि आप मुझे पेमेंट ना करके आप ये पेमेंट कर दो मेरे क्रेडिटर को। मेरा क्रेडिटर कौन है, रजत तुलसियान। तो ही में एंडोर्स द बिल, तो उन्होंने बिल्स को एंडोर्स कर दिया, किसको, अपने क्रेडिटर को, और उनका क्रेडिटर कौन था, रजत तुलसियन। ठीक है, तो ये 4 तरीके से हो सकता है। अब हमें क्या करना है, ये पूरा का पूरा एक जर्नल वाला चैप्टर रहेगा, ये चारों पॉइंट पे हमें जर्नल सीखना है, और उसके साथ ये मैच्योरिटी डेट वाला कंसेप्ट तुम लोग को क्लियर करना है, नहीं तो फिर बिल्स का डेट कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। और ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता ही आता है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक ही करते हैं आज।